हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया गया था जो टीजीटी पीजीटी इस तरह के बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड उसमें पूछे गए थे। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने स्टैटिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेन कॉन्सेप्ट उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। एक चीज़ और आप लोग याद रख लीजिएगा कि जैसे कि अगर सपोज दैट जैसे कोई एक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि पहले तो त्रिभुज बल नियम हम लोगों ने देखा था। ओके, याद आ गया होगा आप लोगों को। त्रिभुज बल नियम में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में उसकी भुजाओं के सापेक्ष 3 बल कार्य करते हैं, पी क्यू आर। ओके, अगर ये संतुलन की अवस्था में है, यानी दैट मीन्स बैलेंस है, संतुलन की अवस्था में है, तो इनका जो जोड़ होगा P प्लस क्यू आर का कितना होगा, 0 होगा। उसी के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था बहुभुज बल नियम। क्या? बहुभुज बल नियम। तो बहुभुज बल नियम में क्या होता था, जितने भी सपोज दैट कोई अगर षटभुज है, क्या है, षटभुज है, षटभुज में कितने बल, उसकी भुजाएं कितनी होंगी, 6 भुजाएं होंगी, उस पर जितने भी बल क्रियाशील होंगे वो 6 होंगे। तो जैसे कि सपोज दैट अगर ए बी सी अगर बल हैं ABC D E एंड प्लस F, ओके, तो कितना हो जाएगा, इनका जोड़ 0 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग आगे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अगर हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं, और आज कोशिश करेंगे कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक्स में पूछे गए स्थिति विज्ञान में उनको कंप्लीट कर डालें। ओके, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक को आगे किया जा सके। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट है, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2016 टीजीटी का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 यूपी टीजीटी में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बल हैं, क्या है, 2 बलों P और Q का परिणामी यानी रिजल्टेंट क्या है, R है। ओके, क्या है, R है। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि Q को दोगुना कर दिया जाए, यदि Q को दोगुना कर दिया जाए तो R दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, R दोगुना हो जाता है। फिर कह रहा है यदि Q को विपरीत कर दिया जाए, यदि Q को विपरीत कर दिया जाए तो फिर R दोगुना हो जाता है। तो फिर ओके, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंडीशन दी हुई हैं, यानी सबसे पहले तो मेन कंडीशन, इसमें 3 इक्वेशंस बनेंगी। एक तो यहाँ से बनेंगी जो भी दिया हुआ, फिर दूसरे से क्या है, अगर Q दोगुना हो जाता है तो R दोगुना हो जाता है, यहाँ से 3, यहाँ पे 3 कंडीशंस बनेंगी। एक तो जो मेन है बेसिक कंडीशंस है वो बनेगी, और दूसरी जो है दोगुना वाले पे बनेगी, और तीसरी जो है अगर उसकी दिशा विपरीत कर दिया जाए, यानी दूसरे जहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ निगेटिव हो जाएगा इसकी डायरेक्शन, तो वहाँ पे क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कौन कौन से संबंध रिलेशंस कुछ दिए हुए उनमें से होगा क्या। एक तो पहला रिलेशन दिया हुआ है कि यानी ऑप्शन दिए हैं उनमें से, यानी व्हिच रिलेशन जो है एग्जैक्ट सही है, तो वहाँ पे पहला रिलेशन दिया है P/√2 और Q/√3 एंड R/√2। एक तो ये है, क्या ये सही है। दूसरा कह रहा है
कि P अपॉन 1 Q अपॉन 2 एंड R अपॉन 1। क्या ये सही है? और एक थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, P अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू Q अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू R अपॉन रूट 2। एंड डी ऑप्शन कह रहा है, डी मीन्स 4, ओके 4, क्या कह रहा है, P अपॉन 1 Q अपॉन 1 इज इक्वल टू R अपॉन रूट 2। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि कौन सा सही होगा। सबसे पहला कह रहा है कि जब पी क्यू आर अगर दो बल दिए हैं, उनका रिजल्टेंट आर है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस क्यू स्क्वायर एंड प्लस 2pq कॉस थीटा, अगर थीटा पी और क्यू के बीच में लगने वाला कोण है, ओके। अब जैसा कि ये तो सबसे मेन इक्वेशन हो गई, अब उसके बाद कह रहा है इफ क्यू इज डबल, क्या है, क्यू को दोगुना कर दिया जाए तो आर भी क्या है, दोगुना हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर। ये p तो एज इट इज रहेगा एंड q क्या है, डबल हुआ था, दोगुना हुआ था, तो यहाँ से कितना है, 4q स्क्वायर हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा, pq, ओके। और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड वाली इक्वेशन में कह रहा है कि अगर q को रिवर्स यानी q को उल्टा कर दिया जाए, उसकी विपरीत दिशा कर दी जाए, तो r दो गुना हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, p एज इट इज रहेगा एंड q बस उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो होने तो माइनस 2pq होना चाहिए, यानी इस तरीके से निगेटिव है तो कितना हो जाएगा, 2pq कॉस थीटा, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तो जिससे ये चीज़ जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 4, ये कितना हो जाएगा, 5r स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर हो जाएगा एंड ये और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, कट करके 0 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, इसको 4 बोल देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों को, जैसे कि यहाँ पे चाहे इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, तब जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 3p स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे किया तो कितना हो गया, 3 4 3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 6 हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों में क्या है, ये जुड़ करके 0 हो जाएंगे तो कट जाएगा, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 5, ठीक। अब यहाँ से 4 और 5 को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक, और इनको सॉल्व करते हैं, 4 और 5 को अगर हम देखते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 5 15, r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 3 दूनी 6। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब जरा इस चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं। अगर इसमें हम लोग भाग करें 3 से, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ से p स्क्वायर एंड प्लस 3 दूनी 6, ओके, q स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर इसको 5 कर देंगे, ओके, ये क्या है, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन नंबर 5 और 4 को क्या करेंगे, हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा क्या, जो रिलेशनशिप आएगी q की जो वैल्यू होगी, यानी दैट मीन्स r बराबर कितना हो जाएगा, एक तो ये p हो जाएगा जब हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, और एक आ जाएगा q इज इक्वल टू √3/2p, ओके। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर इसमें हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो ये तो इक्वल ही है, यानी जो r और 1 में जो रिलेशनशिप है वो इक्वल ही है, ठीक। और q और p में जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से है। तो कहने मतलब ये है कि हर जगह p है और p तो है ही, यानी p सब में इंक्लूड है,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर पी क्यू आर का हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो पी तो है ही, तो वहाँ पर भी 1 हो जाएगा, आर भी 1 हो जाएगा, तो लास्ट में बचा कौन, ये क्यू वाला बचा, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 पूरे में, ये इस तरीके से अनुपात हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा आ रहा था रिलेशनशिप, तो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा। इसलिए कहने मतलब ये है कि अब यहाँ पे कहने मतलब अगर √2 को अगर हर जगह करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी √2 ऊपर हो जाएगा, ये इस तरीके से। यानी कहने मतलब ये है अगर हम लोग इसको अनुपात के फॉर्म में लिखें, यानी इसके बटे के फॉर्म में लिखें, तो P अपान कितना आ जाएगा √3। ओके, ये आ जाएगा, ये √3, ये Q अपान कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे Q में कहाँ पे आ जाएगा, ये अब यहाँ पे सॉरी √3 नहीं √2 होगा। ओके, जो चीज़ नीचे है ऊपर आ जाएगी। अब ये यहाँ पे क्या है, ये तो इसी में है, ये है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगी। जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √2। यही आपका आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ स्टेटमेंट हैं जो आप लोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सरकम सेंटर का देखा ही हुआ था कि सरकम सेंटर को कैसे हम लोग करेंगे। ये सरकम सेंटर का मतलब होता है जो परिकेंद्र है। अगर परिकेंद्र के लिए हम लोगों ने किया हुआ था कि अगर कोई भी फोर्स अगर उस पर एक्टिव है तो परिकेंद्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर त्रिभुज की भुजाएं ABC में उनकी भुजाओं के सापेक्ष कोई भी, परिकेंद्र का मतलब होता है वृत्त के अंदर त्रिभुज। ओके, परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, वृत्त के अंदर त्रिभुज। ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये वृत्त के अंदर त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके से। इसकी कुछ भुजाएं हैं A, B, C, और इनकी भुजाओं पे फोर्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, ये बना देंगे। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे ये वाला है, ये P है, और ये क्या है, इधर लगने वाला का जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, वो Q होगा। यहाँ पे लगने वाला क्या है, ये AB पर R हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि इसको हम आघूर्ण के कॉन्सेप्ट से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, आघूर्ण के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ये क्या है, ये इसका परिकेंद्र है, इस पे जो वर्क कार्य कर रहा है वो क्या है, F कार्य कर रहा है। ठीक, क्या कार्य कर रहा है, F। तो यहाँ से अगर हम लोग परिणामी निकालेंगे तो जो F होगा वो क्या होगा, P + Q + R होगा। ठीक, समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे ये क्या है, अगर ये परिकेंद्र है और ये क्या है, सेंटर है, तो ये सब की सब क्या है, रेडियस हो जाएंगी। ये सब की सब क्या हो जाएंगी, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जितने भी मिल रहे हैं, ये वाली लाइन, ओके, ये क्या हो जाएगी, रेडियस, ये क्या हो जाएगी, रेडियस, ये क्या हो जाएगी, रेडियस। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये O है तो यहाँ से OA बराबर OB बराबर OC हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो वृत्त की त्रिज्या के। अब O के परिता अगर हम लोग आघूर्ण पे काम करेंगे तो जो आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर ये बल कार्य कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, OM। यहाँ से अगर M पॉइंट लेंगे, यहाँ पे N पॉइंट लेंगे, OMN, और यहाँ से L हो जाएगा। ठीक, OM हो जाएगा एंड प्लस Q डॉट ON एंड प्लस R डॉट OL। ठीक, इज इक्वल टू 0। आघूर्ण, जैसे आघूर्ण के परितों से घुमाएंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर है,
ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो ओ एम की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, हमें क्या क्या लेना है, ये लेना है और ये लेना है, और एंगल जो यहाँ से बनेगा, जैसे जो भी एंगल है, ठीक, उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालेंगे तो इस पूरे एंगल को ले लें। जैसे इधर से ये यहाँ से अगर लेते हैं, यहाँ से ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ए होगी। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस ए की जो वैल्यू आएगी, तो कॉस ए की वैल्यू हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ से कॉस ए की वैल्यू कहने मतलब ये है कि अब जो भी इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से अगर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसके जस्ट सामने वाली ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही, आई होप समझ में आ रही होगी। ये एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और ये बेस और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगी, ओ एम अपान ये क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, आर है। ठीक, तो क्या हो जाएगी, आर। तो यहाँ से ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और कॉस ए। ओके, बात समझ में। सिमिलरली ओ एन की वैल्यू कितनी होगी, और कॉस बी। ओके, एंड ओ एल की वैल्यू कितनी होगी, और कॉस सी। ठीक है, अब तो यहाँ से आर सब में आएगा, तो यहाँ से आर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, और अंदर कितना आएगा, और अंदर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पी तो है ही, तो ये हो जाएगा कितना, पी कॉस ए एंड प्लस क्यू कॉस बी एंड प्लस आर कॉस सी इज इक्वल टू 0। अब ये भी इसके इक्वल में 0 चला जाएगा, तो आंसर बस इतना आएगा, यही आंसर है। ये क्या है, जब उनका जो परिणामी होता है, जो त्रिभुज की भुजाओं में लगे हुए बलों का परिणामी उसके परिकेंद्र से जाए, तो तब होगी स्थिति कैसी, तो इस तरीके से स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीजीटी, पीजीटी 2010। ओके, पीजीटी 2010 में पूछा गया। कह रहा है एक कण पर लगे बल संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में है कहने मतलब है कितने बल लगे हैं, 3 बल लगे हुए हैं, वो क्या है, संतुलन की अवस्था में। कोई कण है उस पर क्या है, 3 बल लगे हुए हैं, और ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था मतलब है कि जो भी बल हैं, सबसे पहले पी क्यू आर का जोड़ जो होगा वो क्या होगा, 0। सबसे पहले ये याद रखेंगे। अब ये कह रहा है कि उनमें से एक बल दूसरे से समकोण बनाता है। 3 ही बल हैं, कितने बल हैं, 3 ही बल हैं, और एक बल जो है दूसरे से समकोण बनाता है। एक बल दूसरे से समकोण पर है, यानी समकोण पर है या समकोण बनाता है। ठीक, और एक बल दूसरे से दोगुना है। एक बल क्या है, दूसरे से दोगुना है। एक तो ये कंडीशन हो गई। तीसरे बल जो थर्ड है, तीसरा बल की वैल्यू दी हुई है 10 न्यूटन। अब कह रहा है कि अन्य दो का जो है वैल्यू निकालना है, यानी कि जो बचे हुए हैं बल हैं उनकी क्या है, वैल्यू निकालना। ये क्वेश्चन है। ठीक, 2010 पीजीटी में आया था। लेवल बहुत ज़्यादा नहीं, समझा जा सकता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक मैं फिगर बनाऊंगा कि जो 2 बल हैं, उन 2 एक बल दूसरे बल से क्या है, समकोण है, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक, और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि
अगर समकोण है, ठीक, जो तीसरा है, तीसरे को इस तरीके से बना देते हैं। तीसरे की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, वहीं आर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले क्या है, संतुलन की स्थिति में है, इसलिए P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से अगर चाहें तो भी ये इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, P प्लस Q इक्वल टू माइनस R, ठीक। एक चीज़ और दी हुई कंडीशन की जो P है वो दूसरे का 2 गुना है, तो P बराबर 2Q हो गया, और Q तो Q है ही, और P और Q के बीच में जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दी हुई है, उसका जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। अब क्या करते हैं, रिजल्टेंट पे बात करते हैं। रिजल्टेंट कैसा है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ठीक। अगर इस तरीके से बात करें तो यहाँ से तो आर स्क्वायर ही रहेगा, मेरी बात ध्यान सुनना, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा ही। अब यहाँ से अगर देखा जाए इन दोनों के कोण की, अगर ये देखा जाए कि इन दोनों का जो कोण है, बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा, 2PQ कॉस अल्फा यानी कॉस थीटा कॉस 90 0। तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा, ठीक। क्या बचेगा, ये बचेगा। अब यहाँ से ये रिलेशनशिप अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर हम लोग आर की जगह पे अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, कहने मतलब है कि P की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4Q स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस Q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान समझना, P की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2Q, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर एंड प्लस Q स्क्वायर। बड़ी सिंपल वे से, ऐसे तो और भी तरीके हैं, P प्लस Q का होल स्क्वायर करते फिर वहाँ से वैल्यू निकालते यार रखते ना, वो सब नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा इतना, ये कितना हो जाएगा 5। अब आर की वैल्यू 10 दी हुई है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 दहम का 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5Q स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 20 आ जाएगा। कहने मतलब है Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 20 आ गई। अब Q की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो रूट में आ जाए कितना, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा Q। और निकालना चाहे 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 4 का ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√5, यही इसका आंसर, ठीक। कितना आंसर आ जाएगा, 4 पंचे 20 2√5, ये कितना है, Q की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि P की वैल्यू निकालो, तो P की वैल्यू कितनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो P की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4√5 आ जाएगा, ठीक। तो ये है आंसर P और Q की रिमेनिंग वैल्यू। इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं कि Q की वैल्यू को इतना ही रख दें और ये आगे आकर के 2√20 हो जाएगा। तो कई तरीके से इसके आंसर को हम लोग मॉडिफाई जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और यहाँ पे कह रहा है, वो क्वेश्चन पूछा गया TGT, वो भी इसी लास्ट जो भी एग्जाम हुआ था उस TGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बल दिए हुए, अलग अलग बल की कैटेगरी दी हुई है, लिखा हुआ यदि बल, एक तो पहला बल इस तरीके से दिया हुआ है F1 प्लस F2 एंड दूसरा बल दिया हुआ है F1 माइनस F2, ठीक। ये क्या दी है, बल दी है, और इनका जो परिणाम है, रिजल्टेंट है, जो R की वैल्यू दी हुई है वो क्या है, दी हुई है F1 स्क्वायर प्लस F2, ये क्या है, R है। अब ये क्या है, ये P है मान लेते हैं, और ये क्या है, ये Q है, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि इनके बीच का कोण क्या होगा, एंगल निकालना है, इनके बीच का एंगल क्या है। एंगल में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन को तो हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। क्या मान लिया, थीटा है। जब थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है, जो रिजल्टेंट दिया हुआ है, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा इस चीज़ को ध्यान देना, अगर यहाँ पे P है, ये Q फॉर्मेट में है, इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट ये निकालते तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस L थीटा, ओके, ये निकालते अगर हम लोग तो बड़ा लंबा होता है, इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, फिर इसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा निकालते ना, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग जानते हैं कि जो मापांक होता है, अगर वेक्टर के फॉर्मेट में है, अगर वेक्टर के फॉर्म में है, जो मापांक होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर दोनों को जोड़ देते हैं।
तो इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे, तो इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 प्लस F2। ओके, इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे और इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे F1 माइनस F2। ओके, तो जो इसका मॉडुलस होगा वो क्या होगा, इन दोनों के इक्वल होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आई। यानी कि कहने मतलब है यहाँ पे एरो लगा हुआ था, अभी मॉडुलस के फॉर्मेट में आ गया। अब ये मॉडुलस के फॉर्मेट में अगर आएगा तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, तब हम इस हिसाब से लिखेंगे कि अगर ये कहने मतलब है अगर ये इस तरीके से आ जा रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, इस चीज़ को अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो इस रिजल्टेंट को हम लिख क्या सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान देना कि अब फोकस इस पे नहीं करना है, इन दोनों इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, फोकस किस पे करना है, इस पे फोकस करना है। ये जो हमारा रिजल्टेंट लिखा हुआ है F1 स्क्वायर एंड प्लस F2 स्क्वायर, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट के अंदर F1 स्क्वायर एंड प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस क्या लिखते हैं, थीटा। अब कहने मतलब है ये मापांक कब आ सकता है, ये मापांक, अब हमें एंगल किसके किसके बीच का निकालना है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 के बीच में निकालना, ये याद रखना। लास्ट मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था, लेकिन मैं अब क्लियर कर दे रहा हूँ। हमें एंगल किसके किसके बीच में निकालना है, इन दोनों F1 और F2 के बीच का हमें एंगल निकालना। अब जरा इस बात को ध्यान से देखिए, यानी कि ये चीज़ यहाँ से कब आ सकती है, जब ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए। ओके, जब ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए, तो जीरो कब हो सकता है, जब थीटा इक्वल टू 90 हो। ओके, जीरो कब हो सकता है, जब थीटा इक्वल टू 90 हो, तो यहाँ से ये केस आ सकता है। कहने मतलब, अब कहने मतलब क्या है, जो भी F1 और F2 दिए हुए हैं, ये F1 है और ये F2 है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यही आंसर। ठीक, ओके, आई अब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो TGT 2000 TGT में ही पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2010 में और 2013 में रिपीट किया हुआ है। क्या कह रहा है, एक कण पर लगे बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग P और Q हैं। यानी कि कोई भी अगर बल है, कोई भी किसी कण पर लगे बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग P और Q हैं, वियोजित भाग P और Q हैं, तो बलों का परिणामी क्या होगा। ठीक, परिणाम मतलब रिजल्टेंट निकालना है। तो अब परिणामी कैसे निकलेगा परिणामी कैसे निकलेगा, कहने मतलब कोई भी अगर फोर्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे हम लोगों ने किया हुआ था, वियोजित भाग हम लोगों ने निकाला हुआ था, P cos थीटा, P sin थीटा, इस तरीके से करके हम लोगों ने निकाला हुआ था। जितने भी वियोजित भाग थे, जो टूटे फूटे भाग थे, जैसे कि मान लेते हैं कि एक वियोजित भाग, एक तो P है, ठीक, और जब P होगा तो अगर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, एक x के रेस्पेक्ट में है, एक जो x है क्षैतिज, जैसे इस तरीके से जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हैं, ओके, मेरी बात ध्यान सुनना, जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हैं वो x के फॉर्मेट के हैं, जैसे कि F1x, F2x, F3x, इस तरीके से हैं। ठीक, और जो ऊर्ध्वाधर हैं वो कैसे हैं, F1y, जैसे होता ना, ये ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर क्षैतिज, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो क्या होगा, F1y
f2y इस तरीके से चला जाएगा। तो p यहाँ पे क्या होगा, f1x, f2x एंड सो ऑन, और q क्या होगा, f1y, f2y एंड सो ऑन। ठीक, अब ये क्या है कि इनका परिणामी क्या होगा। तो अब यहाँ से अब एक्चुअली में क्या है, परिणामी मतलब क्या है, परिणामी मतलब है कि अब जैसे कि एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, जैसे ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो इससे ये चीज़ कन्फर्म है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 होगा। जो भी इसका परपेंडिकुलर होगा, जो दोनों फोर्स होंगे, यानी जो ये क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, जो घटक हैं इसके, वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्यों, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने अभी देखा हुआ था, अगर कोई भी दो बल, अगर रिजल्ट जो बल हैं उनके बीच में एंगल, अगर भी हम लोगों ने देखा ना f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर रूट के अंदर, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा कि वो रूट में उनका परिणामी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसी तरीके से जो कंपोनेंट हैं उसी तरीके से हम लोग बिहेव करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में, पूछा गया है, कब पूछा गया, पीजीटी 2002 में, पीजीटी 2002 में। ठीक, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में एक बार ये डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अगर बहुत सारे रिजल्टेंट दिए हुए हैं, ठीक, बहुत सारे अगर कंपोनेंट अगर उसके दिए हुए हैं, तो एक हम लोगों ने क्या किया हुआ था, एक वियोजित भाग तो निकाला था, रिजॉल्वेंट जो भी पार्ट था रिजल्टेंट का वो क्या था, उसमें जितने फोर्स लगे हुए थे, एक तो और कॉस थीटा निकाला हुआ था, और कॉस थीटा में क्या निकाला हुआ था, f1 कॉस, जो भी उनके एंगल हों, सबसे पहले स्टार्टिंग रहेगी तो 0 ही होगा, फिर उसके बाद जो भी है अल्फ़ा है, बीटा है, यानी कहने मतलब इस तरीके से बहुत सारे अगर फोर्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से, ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो अल्फ़ा होगा, ये अगर बीटा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, इस तरीके से जुड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अब कहने मतलब है कि यहाँ पे किस हिसाब से एंगल ट्रीट होगा हमारा, तो सबसे पहले तो हो जाएगा कितना, f1 cos 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, f2 cos अल्फ़ा हो जाएगा, एंड प्लस f3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा, जो भी होगा आगे नेक्स्ट। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। सिमिलरली लाइक दिस ये हो जाएगा, r sin थीटा भी यहाँ से निकाल देंगे, और फिर उसके बाद दोनों को क्या करते थे, हम जोड़ देते थे। और पुराने जो भी इसके लेक्चर्स हैं उनको देखना तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, फोर्सेस कौन से हैं, 1n है एंड 2n है एंड क्या है 3n, यानी न्यूटन में दिया हुआ है। किसी एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी भुजाओं के पैरेलल क्या है, एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और इस पे लग रहा है 1n, इस पे लग रहा है 2n, इस पे लग रहा है, सही लिख देते हैं, ये क्या है, ये 2n है और ये क्या है 3n है। तो अब उसका जो है रिजल्टेंट क्या होगा, और अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी ये है अब इसकी भुजाओं के पैरेलल, ठीक, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है एंगल, तो एंगल भी हमें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में एंगल कितना होगा। तो अब यहाँ से अगर ये है तो एक भुजा इसी के पैरेलल बनेगी, तो एक तो ये ही हो जाएगी, ठीक, और दूसरी वाली जो भुजा है वो ऐसे बनेगी, ठीक, ऐसे, जब ऐसे बनेगी तो ये हो जाएगा इस पर 2n। अब जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, वो ऐसे बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कहने मतलब है इन सबके बीच में कितने एंगल काम करेगा, 120 और ये क्या है 120, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1n, ये कितना हो जाएगा, ये 2n, और ये कितना हो जाएगा 3n, ठीक। ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग वियोजित भाग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग r cos थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से r cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो कितना होगा, ये 1n, ठीक, तो 1
ओके, ये नहीं लिखेंगे। और कितना हो जाएगा, इस पे एंगल कितना काम कर रहा है, 0 काम कर रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos 0 एंड प्लस, अब जब इस पे आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा cos 120, ठीक, एंड प्लस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3n, 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल घूमेगा, ये 0 है और ये 0, तो कितना हो जाएगा cos 240, ठीक। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि cos 120 की वैल्यू कितनी होगी। तो cos 120 को हमको लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से रफली करेंगे तो cos 180 माइनस भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना होगा 90 करके देख लेते हैं, cos 90 प्लस 30, ओके। तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये कितना हो जाएगा sin 30 आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ओके। तो कितनी होती है, √3/2 होती है। अब यहाँ से तो ये, और फिर उसके बाद 240 को निकालेंगे। 240 को कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से कितना करेंगे 180 एंड प्लस 60, ओके, और किसमें कॉस में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 प्लस में साइन कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का cos 60 वैल्यू माइनस का हाफ होती है, ठीक। तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि एक तो वैल्यू यहाँ से ये 1 मिलेगी और ये माइनस कितना मिलेगी, यहाँ से √3/2 मिलेगी और यहाँ से माइनस का हाफ मिलेगी, ठीक। ये इस तरीके से वैल्यू यहाँ से निकल करके आएंगी। अब यहाँ से उसके बाद अगर हम लोग r sin थीटा में भी निकालेंगे तो r sin थीटा उसका जो है परपेंडिकुलर पार्ट निकालेंगे तो वहाँ पे 0 की वैल्यू पहले 0 हो जाएगी और दूसरे में क्या होगी 2 cos की जगह पे कितना होगा sin 120, ठीक। सबसे पहले क्या था यहाँ पे 1 sin 0 एंड प्लस 2 sin 120 एंड प्लस 3 sin 240, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। sin 120 में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और यहाँ से cos 30, ओके, एंड प्लस यहाँ से कितना लिखेंगे, अब यहाँ पे 180 में माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 180 प्लस 60, तो sin 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये 3 है और ये कितना होगा √3/2, ओके। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है cos 30 की वैल्यू √3/2। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे क्या है 2 है, मेरी बात ध्यान सुनना। अब यहाँ से 2√3/2 ये 3√3/2 है तो इस साइन की जो वैल्यू आएगी माइनस की यानी कि √3/2 आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी इसको, तो यहाँ से हाफ हाफ घटाएंगे तो एक हाफ बचेगा, माइनस का कितना बचेगा √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा r² हो जाएगा। जब r² हो जाएगा सॉल्व कर देंगे सबकी वैल्यू को, इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा 3 आएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √3, यही इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो कोई भी अगर एंगल की वैल्यू रखनी होगा तो उसको आप लोग सही से ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक हम लोग लास्ट लेक्चर करते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जितने भी पूछे गए हैं। स्टैटिक का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूरे टीजीटी के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट लेक्चर लिखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, ये पूछा गया है 2010 में, किसमें टीजीटी में। रिजल्टेंट ऑफ जो P और Q दो बल हैं, फोर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट परिणामी है वो क्या है R है, ये चीज़ लिखी हुई है। फिर दूसरे को ये तो पहला कंडीशन हो गया नॉर्मल। फिर कह रहा है इफ़ Q इज डबल्ड देन R इज आल्सो डबल्ड। अगर Q को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ठीक, तो R क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा और P एज इट इज रहेगा। ये इतनी बात है। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ Q इज रिवर्स, तीसरी कंडीशन कह रहा कि अगर Q की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, माइनस कर दी जाए, तो R इज अगेन डबल्ड
ओके, आर इज अगेन डबल्ड, तो आर इज अगेन डबल्ड, तो ये हो जाएगा कितना आर, ठीक। तो अब उसमें कह रहा है कि रेशियो, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अभी, जिसमें हमने कहा था कि 2010, 10 और 2013, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। वही पूरा प्रोसेस होगा सॉल्व करने का, अलग अलग इक्वेशंस बनेगी, अलग अलग सॉल्व करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया हुआ था, यानी पी अनुपात क्यू अनुपात आर की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, √2 रेशियो √3 और √2, ये इस तरीके से इसके अपान में यही चीज़ें रख दी गई थी, तो वहीं जो है आंसर आ गया था। तो यानी इसके अपान में अगर इसको ऐसे रखा गया था तो कितना हो गया था √2 इस तरीके से, और क्यू की वैल्यू को कितना कर किया गया था √3, और इसकी जो वैल्यू आई थी R/√2, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। ओके, तो कंप्लीट हो गए सारे जितने भी क्वेश्चन थे पीजीटी के। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा पढ़ाने के लिए उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा। आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।